अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को आज की क्लास में बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और ये फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स है और सिंध बोर्ड है। आप जैसा कि जानते हैं कि कोरोना की वजह से मुसलसल पेपर लेट होते रहे, लेकिन बिल आखिर वो वक्त आ गया कि अब आपके फ़र्स्ट ईयर के साइंस के पेपर इंशाअल्लाह होंगे। आपको यकीनन डेट शीट्स मिल गई होंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इम्तिहान के मौके पे कभी भी हमें घबराना नहीं चाहिए। अपने असाबों को इंतहाई स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, मजबूत रखना चाहिए और हर तरह के मामलात को फेस करना चाहिए। इम्तिहान ही वो अमल होता है जिससे गुजर के आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। अगर विदाउट एग्ज़ाम दिए अगर पास भी हो गए तो आप पास तो हो जाएंगे, लेकिन आपके अंदर एक फीलिंग्स इस वैसी नहीं रहेगी। वैसी जो खुशी की फीलिंग होती है कि हमने मेहनत की थी और पेपर दिए थे कमरा इम्तिहान में और हमने कोई अनफेयर मीन्स इस्तेमाल नहीं किया था, मेहनत की थी और उसके नतीजे में हम कामयाब हुए थे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सिर्फ ये साइंस के, कॉमर्स के, एजुकेशन के इम्तिहान के लिए नहीं है कुलिया। ये फार्मूला है कुलिया ज़िंदगी के हर शोबे इम्तिहान के लिए, याद रखिएगा। तो हमेशा मेहनत, सब्र और ईमानदारी के साथ अब जारी रखें अपने काम को। और जब मेहनत कर लें तो फिर उसके बाद भरोसा अल्लाह ताला की ज़ात पे करें कि वो उसमें आपके लिए और बेहतरी पैदा फरमा दे। मेहनत आप करें लेकिन भरोसा किस पे करें? रब ताला की ज़ात पे, कि वो असल कामयाबी दिलाने वाली ज़ात, कामयाबी देने वाली ज़ात वही है। इस डेट क्लियर? तो ये वो मौका होता है इम्तिहान का कि आप पूरी बुक, पूरे टॉपिक, पूरे आर्टिकल पढ़े होंगे, आपने सारे प्रैक्टिस किए होंगे, टेस्ट दिए होंगे, लेकिन उस कमरा इम्तिहान में 2 आवर्स के लिए जो 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है उसे हमें याद रखने की ज़रूरत होती है। तो उसमें सबसे पहले जो काम आता है कि 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। तो 10 ईयर्स को देखते हुए, हालात को देखते हुए असतज़ाए कराम, बहुत सारे टीचर जो है इस हवाले से एक्टिव होते हैं और वो बताते हैं तलबा को कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस दफ़ा इम्तिहान में एक्सपेक्टेड हैं। तो इस हवाले से हमने भी थोड़ी सी काविश और कोशिश की है कि अगर आप ये काम करते हैं चैप्टर नंबर 2 के हवाले से, हम एक साथ सारा काम नहीं कर पा रहे थे, तो हमने ये सोचा कि चैप्टर 2 का पहले इंपॉर्टेंट बता दें आपको, फिर उसके बाद 3 का, फिर 4 का, इस तरह से 10 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट बता दें। और साथ में कोई अगर उसमें न्यूमेरिकल्स हैं ऐसे, उनको भी हम रिवाइज़ कर लें। इस डेट के लिए डिटेल्स की तरफ तो हम नहीं जा सकते अभी, लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है इंशाल्लाह उसको हम रिवाइज़ करेंगे उसी वीडियो के अंदर, ताकि चैप्टर 2 की तैयारी कंप्लीट हो जाए। बाकी आपके पास अगर कोई से बेहतर सजेशन है तो आप लाजमी दीजिएगा। सन 2021 के हवाले से 10 ईयर प्रिपरेशन नहीं है, ये याद रखिएगा। 2021 इसके जो डिटेल क्वेश्चन आंसर्स हैं उसमें है डिफाइन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, इसको डिफ़ाइन करना है आपने। और बहुत ही मशहूर है ये क्वेश्चन इस चैप्टर 2 का, वो बहुत आया है। 10 ईयर अगर आप उठा के देखें तो 10 साल जात में ये आपको मोस्ट फ्रीक्वेंटली मिल जाएगा विद कैप्स। शो डेट ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट है, इसको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कॉम्यूटेटिव लॉ भी कहते हैं। फिर उसी रेफरेंस में दूसरा ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी साबित करें, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन कहलाता है डॉट प्रोडक्ट का। तीसरे में क्रॉस प्रोडक्ट के हवाले से कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि डायरेक्शन का फ़र्क आ जाता है। ए क्रॉस बी में डायरेक्शन अगर अपवर्ड है तो बी क्रॉस ए में डाउनवर्ड हो जाती है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड सेम रहते हैं लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं रहती। तो बहरहाल ये डिटेल क्वेश्चन आंसर के सोल्यूशन की तरफ तो हम नहीं जा सकते, लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है उनको नोट कर लें, जिसमें पहला है प्रूव डेट मोड ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये भी कई दफ़ा 10 ईयर में पूछा गया। फिर इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस, बी इज़ इक्वल टू दिस, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी। ए का साया प्रोजेक्शन, ए का प्रोजेक्शन बी पर मालूम करें, ये भी पूछा गया 10 ईयर में। और फिर ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 10 ईयर में, इफ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स 50 न्यूटन इज 25 न्यूटन, फाइंड वैल्यू ऑफ द अदर कंपोनेंट। ये भी कैसे सॉल्व होगा इस पर गुफ्तगू हम करेंगे आपसे। इस पोर्शन को देख लीजिए सिर्फ, इस डेट क्लियर। लेकिन याद रखिएगा ये जो इंपॉर्टेंट तैयार किए गए हैं, अब आपके जहन में फ़ौरन जिन्होंने पढ़ रखा है फ़ौरन ये ख्याल आएगा कि भाई वो फाइंड यूनिट नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर एंड बी, वो तो बहुत ही आता है क्वेश्चन, वो आपने क्यों नहीं इंपॉर्टेंट लिखा। लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए? आइए कि आप डिटरमिनेंट मेथड अगर इस्तेमाल करते हैं तो फिर डिटरमिनेंट बनाते हैं, फिर उसको एक्सपेंड करते हैं डिटरमिनेंट को, फिर फार्मूले लगाते हैं, फिर एन कैप का फार्मूला लगाते हैं, क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मोड ए क्रॉस बी। अब आपका जो पेपर है 2 आवर्स का, जिसमें 42 सिर्फ MCQs होने वाली हैं, तो बाकी जो क्वेश्चंस होंगे तो याद रखिएगा कि
मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको इतने लेंदी क्वेश्चंस देंगे करने के लिए कि चैप्टर में, वो वही न्यूमेरिकल एडवाइस करेंगे जो जल्दी हो पाएँ। इस डेट के लिए 2 आवर्स के विद इन टाइम इंटरवल में आप सॉल्व कर सकें। स्टूडेंट, एक एवरेज स्टूडेंट इसको सॉल्व कर सकता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इस बात को देखते हुए हमने इंपॉर्टेंट गैस पेपर तैयार किए गए चैप्टर वाइज। तो पहला है ये आपके सामने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में 2021 जो होने वाला है पेपर, प्रूव डेट। हम सबसे पहले इससे बात शुरू कर देते हैं। ये पहला जो क्वेश्चन है प्रूव डेट से, इस डेट क्लियर। और अगर आपके पास कोई और सजेशन हो इस हवाले से तो आप दीजिए, इंशाल्लाह उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अब हम सबसे पहले वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये तो आपने देख ही लिया, नोट कर लीजिएगा। ओके, इसको मैं मिटा देता हूँ। सोल्यूशन, हमें साबित करना है कि मोड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू दिस। ये लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। हो सकता है आपने इसको पहले भी सॉल्व कर रखा हो, आपके टीचर्स ने इसको कराया हो, एक दफ़ा हम भी तेज़ी से इसको करते हैं। तो कायदा ये होता है कि हम एक साइड लेके चलते हैं और दूसरी साइड लेकर आते हैं। तो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है मोड ए क्रॉस बी, मोड ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर। हमें प्रूफ करना है कि ये बराबर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। ओके, अब ये है मॉड ए क्रॉस बी, तो इसका फार्मूला हमें याद होना चाहिए। नहीं याद है तो ये देख लीजिए, मॉड ए क्रॉस बी बराबर होता है दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। ये बराबर होता है ए बी साइन थीटा के, ए बी साइन थीटा। जबकि ए डॉट बी इसका ताल्लुक डॉट प्रोडक्ट से या स्केलर प्रोडक्ट से, एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos of theta. Now we are going to feed these two values here. तो मॉड ए क्रॉस बी की जगह ए बी साइन थीटा आ जाएगा, ए डॉट बी की जगह ए बी कॉस थीटा आ जाएगा। तो देखें अब ये क्या होगा, मॉड ए क्रॉस बी की जगह आ गया ए बी साइन थीटा अंडर द स्क्वायर, क्योंकि ऊपर फॉर्म स्क्वायर लगाया है उन्होंने क्वेश्चन में। ए डॉट बी की जगह आएगा ए बी कॉस थीटा, ऊपर क्या होगा स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है ए पे भी आएगा, बी पे भी आएगा और साइन पे भी आएगा। डोंट अप्लाई स्क्वायर ऑन थीटा, थीटा इज एंगल ऑफ साइन। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर ए पर आया, ये स्क्वायर बी पर आया, उसके बाद स्क्वायर आएगा साइन पे, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। फिर स्क्वायर ए बी और कॉस पर आएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा, यानी स्क्वायर तीनों पर आ गया। ओके, एंगल पे स्क्वायर नहीं लगा दीजिएगा, एंगल ये तो कॉस का एंगल है थीटा, इस तरह यहाँ पे थीटा साइन का एंगल है, तो स्क्वायर साइन या कॉस पर आएगा। इज दैट क्लियर? ओके, इन दोनों में क्या कॉमन है और से देखिए, नाउ यू कैन सी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे ही मौजूद है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे मौजूद है, इट विल बी कॉमन हियर। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर जब आप कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन गया तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और यहाँ से स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन गया तो रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और एवरीबॉडी नोज वेल ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यस 1। ये किसके इक्वल होता है 1। तो फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री साइन स्क्वायर थीटा लिखो या पहले कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत ही स्लिपरी बोर्ड हो रहा है, मार्केट उस तरह से चल नहीं पा रहा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा की जगह क्या किया 1। 1 को ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड डेट इज़ योर राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और राइट हैंड साइड लेकर आ गए। आखिर में एक वर्ड लिख दीजिए प्रूव्ड। तो साबित हो गया कि इस तरह से ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया था आपको, देख लीजिए, इसको मिटा दीजिए, मिटाने जा रहे हैं, अब आप इसको कर लीजिएगा। टाइम हमारे पास कम, शॉर्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसके। उसमें दूसरा क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आपको बताया था साइकिलिस्ट के हवाले से, शॉर्ट डेट और प्रोजेक्शन के हवाले से। क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन, इफ़ वेक्टर इज इक्वल टू 3i k प्लस
जे कैप माइनस 2k कैप and vector B is I cap plus 3j cap plus 4k cap. Then find projection of vector A onto B vector B. ये क्वेश्चन देखो, अरे मैं फिर मिटा दिया, कोई बात नहीं। ओके, क्या है क्वेश्चन, फिर लिख लें। फाइंड प्रोजेक्शन कहते हैं साया को, वेक्टर ए का साया मालूम करें ऑन टू बी, वेक्टर बी का साया ए पर निकालें। यानी इस तरह की सिचुएशन है, थोड़ा सा समझ भी लें इसे। ये वेक्टर बी है और यहाँ पे फर्ज कर लें क्या है, वेक्टर ए है। दिस इज़ वेक्टर ए और वेक्टर बी। अगर वेक्टर ए को आप एक लकड़ी मान लें और वेक्टर बी को फर्श मान लें, ऊपर से कोई पैरेलल रेज ऑफ लाइट गिराए, मतवादी शुआएं जो होती हैं रोशनी की, तो जो ए अगर लकड़ी मान लें इसको, तो इसका प्रोजेक्शन या साया बी पर बनेगा। तवज्जो रहे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक वेक्टर ए का साया बनेगा। ए का प्रोजेक्शन बनेगा, किस पर बनेगा, ये ए का साया है किस पर, बी पर। तो यहाँ ए लिख के ऊपर क्या साथ में क्या लिख देंगे, सफिक्स के तौर पे बी। तो दिस इज़ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू बी, ए का साया बी पर। हमें एक्चुअली ये मालूम करना है ए बी। तो देखिए क्या होगा, सॉल्यूशन में फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो ए का साया आपको बी पर मालूम करना है, तो इसका फार्मूला ये होता है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू बी का फार्मूला ए डॉट बी के, ए कॉस थीटा भी होता है। दो फार्मूले क्या है, ए डॉट बी कैप। कहाँ से आया, कैसे आया, अब तो वो वक्त नहीं है, अभी तो हमें प्रैक्टिस करनी है इस क्वेश्चन की। फार्मूला याद रखना है, इज डेट क्लियर। वैसे तो हमने डिस्कस कर रखा है इसको। ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी कैप। वेक्टर ए का बी कैप कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। ए तो वेक्टर हो गया, बी कैप है यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर बी। जो वेक्टर बी है उसका कौन है, ये यूनिट वेक्टर। और हम पढ़ चुके हैं कि जो यूनिट वेक्टर है उसका फार्मूला क्या होता है, याद कीजिए। जब आप किसी वेक्टर का, यानी जब कोई वेक्टर लिखते हैं आप बी, तो उसका तो एक तो मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा क्या होता है, यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं, मॉड में लिखते हैं उस वेक्टर को, और यूनिट वेक्टर के लिए कैप लगा देते हैं। तो हर वेक्टर को इस तरह लिखा जा सकता है, उसका मैग्नीट्यूड, और फिर बाद में क्या आएगा, यूनिट वेक्टर। यहाँ से बी कैप को अलग करें, यूनिट वेक्टर को, तो वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर बी, यानी मॉड नीचे चला जाएगा। तो बी के बराबर है वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा फिर। अब आपको वेक्टर ये तो पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन क्या नहीं मालूम, बी कैप नहीं मालूम। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, बी कैप पहले निकालना पड़ेगा। अब बी कैप निकालेंगे, इसको यहीं स्टॉप कर दें, इक्वेशन 1 का नाम देके। यस, बी कैप का फार्मूला लगाइए। बी कैप का फार्मूला होता है वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ओके, अब वेक्टर बी की वैल्यू क्या है बताइए। चाहे तो आप यहीं लिख लें या नई लाइन से लिख लें, चॉइस इज योर्स। बोर्ड है छोटा, हम यहीं लिख लेते हैं। वेक्टर बी दिया ऊपर देखो क्या है, आई के प्लस 3j के प्लस 4k कैप, और अपोन में इसका आप मैग्नीट्यूड लिखना है। मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान है। मैग्नीट्यूड का फार्मूला अंडर रूट वाला फार्मूला कहलाता है। सबसे पहले अंडर रूट लगा लो, और यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट 1 है, जे कैप का, आई कैप का कोफिशिएंट 1, जे कैप का 3 और के कैप का 4। तो इस मोड के अंदर इन्हीं कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके सम कर लो। यानी क्या करें, आई कैप का कोफिशिएंट कौन है बोलिए, 1 स्क्वायर प्लस फार्मूले का, जे कैप का कोफिशिएंट 3 अंडर द स्क्वायर प्लस फार्मूले का, फिर कोफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर, के कैप का कोफिशिएंट 4 अंडर द स्क्वायर। देखा आपने कितना आसान है। क्या करेंगे, आई कैप, जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट्स लिख के ऊपर स्क्वायर लगाते हैं और बीच में प्लस साइन लगा दें, तो दैट्स इट, और रूट के अंदर लिख दें। तो ये मैग्नीट्यूड निकल आया। सो इजी एंड सो सिंपल। सुनहरी मक्खी आ गई, देखें काफ़ी दिनों के बाद नज़र आई है। बी कैप इज इक्वल टू आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब यहाँ पे स्क्वायर करें सबका, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर 9, कैलकुलेटर साथ लेके बैठे, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 9 प्लस करें,
9 26 हो जाएगा। तीनों को प्लस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा बोलिए 26। तो बी कैप इज इक्वल टू आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाय 26, 1 + 9 + 16। ओके, अच्छा अब देखिए क्या करेंगे। अब ये जो 26 है √26, दिस इज़ द एलसीएम ऑफ दीज टू टर्म्स। अब आप एक काम करें, 3 टर्म्स, इस एलसीएम को √26 को तीनों के नीचे ब्रेक कर दें। क्या करें ये ज़रा समझ लीजिएगा। यानी अगर लिखा हो फर्ज कर लें a + b + c अपॉन, ये लिखा हुआ है फर्ज कर लें कि x, तो इस x को तीनों के नीचे ब्रेक करके लिख सकते हैं a/x प्लस b/x प्लस c/x। इसे कहते हैं ब्रेकिंग द एलसीएम। तो इस तरह से √26 को तीनों के नीचे तोड़ के लिख सकते हैं। याद रहे कि इसका कोएफिशिएंट कौन है 1 है, तो 1/√26, 3/√26, 4/√26। तो क्या हो जाएगा देखिए फाइनली, यस, बी कैप इज इक्वल टू 1/26 और इसको ब्रैकेट कर देंगे तो खूबसूरत लगेगा, आई कैप को आगे खिसका दे। फिर कौन है प्लस 3j कैप, 3 के नीचे इसको ब्रेक करें, यानी 3 के नीचे लिखें, सॉरी 3/√26, साथ में j कैप लगा दें, और है 4/√26 और साथ में क्या लगा दें k कैप लगा दें। ओके, तो दिस इज यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर आपके सामने आ गया। क्या करना है, कुछ नहीं, पुट दिस वैल्यू हेयर इन इक्वेशन 1। अब नीचे लिखें पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। ये इक्वेशन 1 आपके सामने मौजूद है। अब ए का साया बी पर, ए का प्रोजेक्शन बी पर निकाल लें। मेरा ख्याल है इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू बी इज इक्वल टू क्या है, ए डॉट बी कैप। जब आप बी कैप की वैल्यू पुट करेंगे तो ए वेक्टर ए की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी, डोंट फॉरगेट। तो देखें क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू बी, यस वेक्टर ए की वैल्यू क्या थी आपके सामने मौजूद है बोर्ड पे, 3i कैप, ये वाली 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप डॉट, और बी कैप की वैल्यू क्या है, ये 1/26, आई के भी छोटी ब्रैकेट है, लगाना ज़रूरी नहीं होता, प्लस 3 लेकिन ये कि देखने में दिलकश लगता है, अच्छा लगता है, जे के प्लस 4 फिर क्या है बोलें, और साथ में कौन है इसके बोलिए। अब आप कैसे बोलेंगे, आप कमेंट्स की सूरत में बोल सकते हैं। किसकी सूरत में, कमेंट्स की सूरत में, या कोई लाइव सेशन कभी करेंगे तो उसमें आप बोलिएगा। तो 4/√26 और के साथ में। अच्छा जनाब, अब इसका लेना है डॉट। डॉट लेने का कायदा बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। क्या करना होता है, जब आप दो वेक्टर्स का जो आई जे के की फॉर्म में गिवन है उनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आई कैप और आई कैप के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, आई कैप ख़त्म। जे कैप और जे कैप के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जे कैप ख़त्म। के कैप और के कैप के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, के कैप ख़त्म। बस 3 टर्म्स आएंगी और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए बी, यहाँ आई कैप का कोएफिशिएंट कौन है बोलिए 3, ये 3 मल्टीप्लाई होगा किससे, इस आई कैप के कोएफिशिएंट के साथ, वो कौन है 1/√26, ये मल्टीप्लाई कर दिया आई कैप और आई कैप का कोएफिशिएंट, आई कैप ख़त्म। अब यहाँ देखें जे कैप का कोएफिशिएंट कौन है, प्लस साइन फार्मूले का आएगा, जे कैप का कोएफिशिएंट 1, ये मल्टीप्लाई होगा इस जे कैप के कोएफिशिएंट से, ये कौन है 3/√26, जे कैप ख़त्म प्लस फार्मूले का, और आखिर में के कैप और के कैप के कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पे देखें के कैप का कोएफिशिएंट -2 है, साइन भी लगानी पड़ेगी माइनस अगर है, और यहाँ के कैप का कोएफिशिएंट कौन है 4/√26 और के कैप ख़त्म। अब आप कह सकते हैं, सोच सकते हैं भाई आई कैप कहाँ गया, जे कैप कहाँ गया, के कैप कहाँ गया, तो उसका जवाब 2 प्रॉपर्टीज़ हैं आई कैप, जे कैप, के कैप की, वो आपको यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे देनी चाहिए, क्योंकि आपने अपने आप को बहुत इजी तरीके से करके सॉल्व करके दिया है। वो प्रॉपर्टीज़ ये है, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, सेम यूनिट वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है डेट इज़ इक्वल टू 1। याद आ गया होगा आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट जब आपने पढ़ी होंगी।
आई का डॉट, जे का डॉट या के का डॉट या स्केलर प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। यही वजह है कि वो 1 होकर साफ हो गए और उनके नतीजे आ गए। लेकिन मुख्तलिफ यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आई डॉट जे डॉट के या आई डॉट के कैप, अगर मुख्तलिफ यूनिट वेक्टर्स हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, क्योंकि इस आई कैप और जे कैप ये तीनों मुख्तलिफ यूनिट वेक्टर्स हैं, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, कि 90 cos 90 0, इसलिए इनके नतीजे 0 हो जाते हैं। और ये पैरेलल होते हैं, तो cos थीटा आता है ना डॉट प्रोडक्ट में, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। अब वहाँ नहीं जा रहे, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, यही वजह है कि सेम यूनिट वेक्टर से तो पैरेलल होंगे तो एंगल क्या हो जाएगा उनके दरमियान 0, तो cos 0 1। यही वजह है कि इनके नतीजे आएंगे, लेकिन बाकी सबके नतीजे ख़त्म हो जाएंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ए बी 3 1 था न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में याद रहे 1 है तो डिनोमिनेटर से, तो 3 1 था 3 और अपॉन में 1 रूट 26 से मल्टीप्लाई होकर 26 रूट ही बनाएगा। और प्लस यहाँ क्या होगा 3 1 था 3 रूट 26 और यहाँ प्लस माइनस माइनस 2 4 था 8 और अपॉन में कौन है रूट 26। अब आखिर में क्या करना है, रूट 26 आप एलसीएम ले लीजिए। तो ए का साया बी पर, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी, रूट 26 क्या आ जाएगा बोले एलसीएम। तो यहाँ ऊपर क्या बचेगा 3 + 3 - 8, तो 3 और 3 कितने होते हैं 6, 6 में से 8 गया 2 बचेगा, किसका माइनस का बचेगा ना भाई, किसका बचेगा माइनस का, -2 अपॉन रूट 26 को कहाँ लिखे, जगह नहीं है, यही लिखना पड़ेगा। सिक्स में से 8 गया माइनस का 2 अपॉन √26 रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू वेक्टर बी। दिस इज योर आंसर। नोट दिस डाउन प्लीज, इसको नोट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बताया था आपको। जो क्वेश्चन है वो तो बहुत मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन ये आ चुका है पहले वैल्यूज चेंज करके। फर्स्ट ईयर में 10 ईयर 15 ईयर में मौजूद होगा। एक बार होता वन ऑफ द रेक्टेंगुलर फॉर्म आगे डिस्टर्ब करेगी चीज़ आपको बोल रहे हैं, लिखिए और रब कर देते हैं, इसे समझ तो गए आप। ये पहले प्रिपरेशन चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है पेपर नंबर 2 से आने के इम्कानात हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह को सुधार। ये वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट of force, थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी हो, force 15 न्यूटन, 15 न्यूटन is 25 न्यूटन। Find the value of the other components। ये है क्वेश्चन। देख लें इसकी थोड़ी सी इंग्लिश करें। एक वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम जानते हैं कि जब आप कोई वेक्टर लेते हैं, पर्सनल आपने फोर्स का वेक्टर ले लिया, एंगल थीटा, तो उसके दो कंपोनेंट बनते हैं। फोर्स का वेक्टर लिया, इसका एक कंपोनेंट बनता है fx और दूसरा कौन सा बनता है fy। तो किसी वेक्टर के xy प्लेन में ये दो कंपोनेंट बनते हैं, इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहा जाता है, जिसके दोनों दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। अब वो कह रहे हैं सवाल में गौर करें, एक वन होता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स 15, फोर्स कितनी लिखी 15 न्यूटन, मैग्नीट्यूड दे दिया 15 न्यूटन। इसमें इसके दो कंपोनेंट है, उनमें से एक कंपोनेंट क्या हो 25 न्यूटन। fx और fy में से एक को 25 मान लें, मिसाल पर fx को क्या मान लेते हैं 25 न्यूटन। क्या करें फाइंड द वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट। तो दूसरा कंपोनेंट कौन सा है fy, इसकी वैल्यू चाहिए, या fy को 25 मान लें तो fx की वैल्यू चाहिए। तो जवाब एक ही आएगा। डेटा बनाना आता है सबको, बना लीजिए। क्या फोर्स रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन
से दैट फर्स्ट करें कि उसका जो एक्स कॉम्पोनेंट है दैट इज 25 न्यूटन। तो क्या मालूम करना है, जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट है भाई वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्टिकल कॉम्पोनेंट एफ आई। फार्मूला एक नहीं आना जो होगा जो फायदा वन से उनसे टाइप किया था मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का फार्मूला वो इस्तेमाल होगा सोल्यूशन में। ये मैथ तो हमने लगाया ही सॉरी सॉरी ऐसा भी माइक में जैसे माइक लगा लेते हैं भाई, अगर आवाज़ थोड़ी सी आपको कम लगी होगी तो उसके लिए बहुत माजरत है। चलिए जी, तो अब क्या करना होगा इसमें, देखें हेलो ठीक है, फार्मूला सोल्यूशन में फार्मूला लगाइए। यस, फार्मूला ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का फार्मूला ये होता है एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। ये आपने लगाना है फार्मूला। अब यहाँ पे क्या करें, स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों तरफ तो ये एफ का स्क्वायर हो जाएगा, रूट ख़त्म हो जाएगा, पता नहीं बात। स्क्वायरिंग कर दें अगर तो आसानी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर, और इस राइट हैंड साइड पे स्क्वायरिंग की वजह से रूट ख़त्म, तो रह जाएगा एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। ऐसे ही भाई स्क्वायरिंग कर दिया, एफ स्क्वायर, यहाँ से रूट ख़त्म, नीचे वाली रकमें अपनी जगह रहेंगी। बात सुनो भाई, स्क्वायर से रूट काट देते हैं, दिस इज़ अ ब्लेंडर मिस्टेक। स्क्वायर से रूट का नहीं काट देना। जब बाहर स्क्वायरिंग करेंगे यानी यहाँ पे भी स्क्वायर किया आपने और यहाँ पे भी स्क्वायर किया तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, समझ रहे हैं बात को, तो अंदर वाली रकमें रह जाएंगी। कीमतें पुट करें, एफ की जगह क्या आएगा बोलिए 4 से 50 रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड, और एफ एक्स है 25 जो आपने फ़र्ज़ किया, और एफ वाई की वैल्यू आपको मालूम करनी है, उसके ऊपर स्क्वायर लगाना तो भूल गए। 50 का स्क्वायर क्या होता है बोले 2500 यही होता है, और 25 का स्क्वायर 600, 25 प्लस एफ वाई का स्क्वायर। आप 2500 अपनी जगह ये प्लस का 625 यहाँ फेंको तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ बचेगा एफ वाई का स्क्वायर। 2500 में से माइनस करें किसको 625 को माइनस कीजिए, 5 से कैरी करें, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ 4 2 इसको 1 इसको दे, 14 में से 6 गया 8, यहाँ 1 रह गया 1875 क्या होगा, और एफ वाई का स्क्वायर। भाई कैलकुलेटर नहीं है अभी मेरे पास, मैं भूल गया लाना, तो आप देख लीजिएगा ज़रा कैलकुलेटर इस्तेमाल करके, कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि मैं चाह रहा था वीडियो छोटी बने। अब क्या करेंगे, साइड चेंज करें, क्या करें, या स्क्वायर हटा दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, इस तरह कर लें, या साइड चेंज करके ये काम कर लें। ठीक है, साइड चेंज कर लेते हैं। एफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1875। अब यहाँ से स्क्वायर हटा दें, जब स्क्वायर हटाएंगे तो सब क्या आ जाएगा बोलिए रूट आ जाएगा, अब इसको मिटाना पड़ेगा मुझे। इसका रूट अब आप कैलकुलेटर से निकाल लेना भाई, जो भी निकले रिजल्ट क्लियर। इसका जो भी स्क्वायर रूट निकलेगा पॉइंट ये जिसमें भी न्यूटन आखिर में लगा देना, और नीचे लिख देना सिंस रिक्वायर्ड वर्टिकल कंपोनेंट, या वैल्यू ऑफ द अदर कंपोनेंट भी कह सकते हैं, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द अदर कंपोनेंट। एक सवाल और रह गया, मिस हो गया मुझसे, मुझे याद आया जब मैं इंपॉर्टेंट तैयार कर रहा था, जिसमें फाइंड वैल्यू ऑफ पी बताते हैं कि 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं, उन वेक्टर्स के अंदर कहीं पी लिखा होता है। पी कहते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हो तो पी की वैल्यू निकालें क्या होगी। अब मेरा ख्याल है अगर आपने 10 ईयर स्टडी किया है तो आप समझ गए होंगे। वो क्वेश्चन कर लेते हैं अभी हम तेज़ी से 5 मिनट में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। अब तरतीब देख लीजिएगा कौन सी है, सही है। वो ये था, इफ़ अगर फ़र्ज़ कर लें आपके पास कोई वेक्टर दिया हुआ है आई के प्लस 2j के माइनस के और एक वेक्टर बी दिया हुआ है, फ़र्ज़ कर लें पी आई के प्लस जे के प्लस 3k। वो ये कहते हैं कि अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो, क्या हो परपेंडिकुलर हो, तो बताएं पी की वैल्यू क्या होगी। फाइंड वैल्यू ऑफ, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, डेटा टाइप का बना दिया। फाइंड वैल्यू ऑफ पी बताएं, ये पी कोई नंबर है कॉफी, जिस तरह ये 1 है इसका कॉफिशिएंट, या 3 है या 2 है,
तो पी भी कोई नंबर है आई का कोफिशिएंट, वो बताना है आपने, जबकि दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। ए एंड बी, वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, समझते हैं ना। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे पर परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री के एंगल पर है। ये वेक्टर है ना, ये इस तरह से एक वेक्टर ए हो गया, एक वेक्टर बी है, ए कह दो इसे बी कह दो, ये एंगल 90 डिग्री है। तो ऐसे दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर कहते हैं जिनके में एंगल 90 डिग्री हो। तो अब बताइए पी की वैल्यू क्या होगी। अब ये बात हमें स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ में पता है, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट यस ज़ीरो होता है, उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, ज़ीरो। बस इसी प्रॉपर्टी का फ़ायदा उठा के पी निकाल लेंगे। सो इजी एंड सिंपल। क्या करना है सॉल्यूशन में आपने, देखिए चूँकि दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ये प्रॉपर्टी का आप रेफरेंस देंगे, प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ये एक दो जुमले इस तरह के याद कर लें तो ज़रा खूबसूरत लगता है सॉल्यूशन। प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट वो ये है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो, बशर्ते कि वेक्टर ए क्या हो, परपेंडिकुलर हो वेक्टर बी पर। ये परपेंडिकुलर का साइन है भाई, किसका साइन है ये, परपेंडिकुलर का साइन है, याद रखिएगा। कुछ ऐसे ही होता है। यहाँ कीमतें लगाइए, वेक्टर ए की जगह क्या आ जाएगा बोलिए, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप डॉट वेक्टर बी की जगह पी आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखें यहाँ पे करना क्या होगा, ये अभी अभी हमने इस्तेमाल किया था प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन टू बी में, इस तरह का प्रोडक्ट आया था डॉट प्रोडक्ट। तो आई और आई के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जे और जे के और के और के बाकी सब कुछ साफ।